तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमारा सीएन की यूनिट 2 का पहला लेक्चर शूट हो चुका है और आपको मतलब मिल गया होगा। और इसका जो लेक्चर 2 है वो ये होने वाला है और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एक तो हमिंग कोड, और हमिंग कोड के बाद हम फ्लो कंट्रोल देखेंगे। फ्लो कंट्रोल के अंदर हमारा नॉइसलेस चैनल और नॉइसी चैनल के प्रोटोकॉल्स जितने होते हैं वो सारे देखने वाले हैं। उनके साथ जितने भी पिछले साल न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो भी मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। जैसे कि आप ये वाला न्यूमेरिकल देख सकते हो, ये वाला न्यूमेरिकल देख सकते हो, ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जो पिछले 3 साल में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिट सेकंड से और जो जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो सारे आपको क्वेश्चन इस सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमिंग कोड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके सारे हमने मेथड्स को देखा था। लेकिन हमिंग कोड एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अ सेट ऑफ एरर करेक्शन कोड दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट बिट एरर्स दैट कैन बी अकर व्हेन कंप्यूटर डेटा इज मूव्ड और स्टोर्ड। ठीक है, सो हमारा जो कंप्यूटर का डेटा है वो जब ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिट होता है तो ये हमिंग कोड यूज करते हैं हम। ठीक है, सो इट यूज प्रायोरिटी बिट। प्रायोरिटी बिट मैंने आपको पहले बता दी कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो यूजिंग मोर देन वन प्रायोरिटी बिट, या एक से ज्यादा प्रायोरिटी बिट को यूज करता है और एरर को सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करता बल्कि उसे लोकेट भी करता है और उस लोकेशन को वो करेक्ट भी करता है। ठीक है, सो इट कैन बी अप्लाइड टू डेटा यूनिट्स ऑफ एनी लेंथ। जो डेटा यूनिट की जो लेंथ है वो कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, वो कितने भी लेंथ की हो सकती है। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। नंबर ऑफ प्रायोरिटी बिट इज डिसाइडेड बाय, अब इसका देखो ये मेन है ना फॉर्मूला है। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया ना तो आपको ये हमिंग कोड के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे और आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ठीक है, सो m हमारा यहाँ पर क्या होता है, m हमारा होता है मैसेज बिट। जितने जितने बिट का आपका मैसेज है वो नंबर ऑफ बिट आपकी क्या होती है, m होता है। ठीक है, और r होता है आपका नंबर ऑफ पैरिटी। ठीक है, पैरिटी बिट कितनी है आपके मतलब आपके कोड के अंदर आपकी पैरिटी बिट कितनी है वो हमारा r होता है। ठीक है, सो r हमें ना डिसाइड करना होता है इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, आपको जैसे मैसेज के बिट गिवन है, ठीक है, आपको उस मैसेज के अंदर कितनी प्रायोरिटी यूज करनी है वो आपको r से मतलब इस फॉर्मूले से निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला मैसेज दिया हुआ है 1010। ठीक है, तो इसके अंदर जो m है वो कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है, 4 बिट का है। अब इसके अंदर कितनी प्रायोरिटी बिट आएंगी अब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी बिट निकालने के लिए हमें ना एक ब्लॉक बना लेते। ठीक है, एक यहाँ पर हमने ब्लॉक बना लिया जिसके अंदर हम फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इसके अंदर प्रायोरिटी बिट कितनी आएंगी कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर r ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस r प्लस 1। ठीक है, ये हमारा ट्रू होना चाहिए। सबसे पहले हम जीरो रख के देख लेते हैं। 2 की पावर 0 ये क्या हो गया, 1 हो गया, इज ग्रेटर देन m क्या है इसमें 4 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, क्या 6 हमारा छोटा है 1 से या बराबर है, नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो गया r इज इक्वल टू 0 के लिए। अब r इज इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं। 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब 2 की पावर 2 यानी कि 2 रख के देख लेंगे तो आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, सो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कुछ और रख के देखते हैं, जैसे कि हम 3 रख के देख लेते हैं। 2 की पावर 3, तो 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, सो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे जैसे कि हम m रखेंगे 4 और इसको रखेंगे 1 और यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, ये वाली हो गया मिस्टेक, बस एग्जांपल था, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 6 आएगा और यहाँ पे हमारा 7 आएगा और यहाँ पर हमारा 8 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी और r इज इक्वल टू 3 के लिए बिल्कुल सही बैठेगा। तो हम इससे निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर r कितना आ रहा है 3, तो ऐसे आप निकाल सकते हो r। ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर हम इसे फिलअप कैसे करते हैं, है ना, तो डेटा को आपका d से शो होता है और p मतलब जो पैरिटी बिट होती है आपकी वो p से शो करते हैं हम। ठीक है, नंबर वाइज। सो अब हम नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि आप इसके अंदर फिल कैसे कर सकते हो। दिस प्रायोरिटी बिट आर पोजिशनल प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहले 3 चीजें मैंने यहाँ पे नंबर वाइज दे रखी है। पहले कि आपकी जो डेटा यूनिट है इस मतलब हमिंग कोड के अंदर मेनली 3 पॉइंट्स है। आपकी जो पहली डेटा यूनिट्स है वो कितनी भी लेंथ की हो सकती है। दूसरी आपकी नंबर ऑफ प्रायोरिटी बिट किससे डिसाइड होगी, इस फॉर्मूले से डिसाइड होगी। और चौथा क्या है, जो प्रायोरिटी बिट होंगी वो पोजिशनल प्रायोरिटी बिट होंगी। पोजिशनल प्रायोरिटी बिट की मतलब पहले से फिक्स है कि प्रायोरिटी आपकी कहां पर सेट होनी है। ठीक है, तो आपकी जो P1 होगी वो आपकी सेट होगी 2 की पावर 0 पर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली बिट पर, और जो आपकी P2 होगी वो आपकी
मतलब शिफ्ट होगी कहां पर, फिक्स होगी कहां पर, 2 की पावर 1 पर यानी कि 2 पर, और 2 की पावर 3 कहां पर होगी, 2 की पावर 2 पर यानी कि 4 पर। 3 पर कोई भी प्रायोरिटी बिट नहीं लगेगी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, मैंने ऊपर वाले का पूरा डिटेल लिख लिया, ठीक है। यानी कि एम यहाँ पे 4 था, आर यहाँ पे 3 था, और इसको दोनों को मिला के हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स हम बनाएंगे वो 7 बिट का बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे P1 कहां पर आएगा, 2 की पावर 0 यानी कि 1 पर आएगा, ये आ गया। 2 की पावर 1 पर P2 आएगा तो ये आ गया। 2 की पावर 2 पर यानी कि 4 पर क्या आएगा, P3 आएगा, तो P3 यहाँ पर 4 पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे प्रायोरिटी बिट हमारी सेट होती है और डेटा ऐसे सेट होता है। अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल, जिससे आपको मतलब और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये सारी चीजें समझ में आती हैं। सो देखो, अब बिट वर्ड, ये हटा देता हूं मैं। अब बिट वर्ड, पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है, बिट वर्ड 1010 इज टू बी ट्रांसमिटेड कंस्ट्रक्ट द इवन प्रायोरिटी, इसमें इवन प्रायोरिटी दी हुई है, और 7 बिट हमिंग कोड फॉर दिस डेटा, ठीक है। सो ये ना जो मतलब हमिंग कोड इसमें इवन प्रायोरिटी पे चलाना है, और इसका 7 बिट कोड रहेगा, यानी कि इसने बता दिया कि 4 बिट का तो यही है, और 7 बिट दिया हुआ है, तो 3 बिट हमारी किसके लिए होंगी, प्रायोरिटी बिट होंगी। ऐसे आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इवन प्रायोरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस विल इवन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि आपका जो कोड होगा उसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं हम इवन प्रायोरिटी। मैंने पहले वीडियो में बता दिया, यहाँ पर भी बता दिया। m इज इक्वल टू 4 हो गया, r इज इक्वल टू 3 हो गया, और इस फॉर्मूले से जब हमने r निकाला तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। जो मैंने पहले आपको निकाल के दिखा दिया है, और यहाँ पे मैंने अच्छे से सॉल्व करके दे दिया है। सो 3 आ गया, ठीक है। r अब हमने पोजिशनल बिट मैंने आपको बता दिया, P1 0 पे आएगा, P2 2 की पावर 1 पे आएगा, P3 2 की पावर 4 पर आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। अब हम निकालेंगे, इसे निकालेंगे कैसे, कि मतलब आएगा क्या, वैल्यू क्या आएगा डेटा का, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका, प्रायोरिटी का, तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले तो आपने जब ये प्रायोरिटी बिट अपनी सेट कर दी, तो आपको है ना, अब जो डेटा है वो आपको पीछे से सेट करना है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने ना पहले एक 7 बिट का एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी बिट एक तो 1 पर आई, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 पर आई, 2 पर आई, और 4 पर आई, और सब पे क्या आएगा, डेटा आएगा, ठीक है। तो आपको डेटा कैसे फिल करना है, आपका डेटा क्या है, 1 0 1 1 है, ठीक है। तो आपको पीछे से डेटा को मतलब आगे से कर सकते हो, 1 को यहाँ पे फिल करना है, 1 को यहाँ पर फिल करना है, फिर आपको 0 यहाँ पर फिल करना है, 1 फिल करना है, और 1 फिल करना है। ऐसे आपका डेटा फिल हो गया। अब आपको देखनी है प्रायोरिटी बिट क्या आएगी, ठीक है, क्या आएगी, 1 आएगी या 0 आएगी, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको सबसे पहले इन सबके बाइनरी कोड लिख लेने, ठीक है। आराम से क्या करो, बाइनरी कोड लिख लो, आपको बाइनरी कोड आता ही होगा। इसका जब हम 1 का लिखेंगे तो 0 0 1 आएगा, और जब 2 का लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिए हैं 2 की, ये सारे लिख लेना, ठीक है। ऐसे आपको बाइनरी कोड लिख लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, P1 का चेक करना है कि 1 वाला ही है पार्ट। तो 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 1 आ रहा है एक तो इस पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ये वाला जो 1 है वो आ रहा है हमारा 3 पर, 5 पर, और 7 पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही P1 के लिए आपको लिख लेना है क्या, 3 पर, 5 पर, और 7 पर, ठीक है। और 3 पर और 5 पर 7 पर क्या क्या डेटा है, ठीक है। सो 3 पर है हमारा 1, यहाँ पे लिख लिया, 5 पर 1 है, यहाँ पे लिख लिया, 7 पर 1 है, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब P2 को देखना है, P2 में जो 1 है हमारा बीच में आ रहा है, ठीक है। अब चेक करो बीच में 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यानी कि 2 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो 3 6 7 पर आ रहा है, और उसका डेटा ये है, ठीक है। अब देखो P3 कहाँ कहाँ पर है, P3 का देखेंगे तो P3 पर 0 आ रहा है आपका 4 पर, ठीक है, 2 की पावर 2 पर। तो ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक तो आ रहा है 5 पर, एक आ रहा है 6 पर, एक आ रहा है 7 पर, ठीक है। सो यहाँ पर डेटा, ठीक है, जहां जहां पर डेटा है उन्हीं का ही लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे P3 है, P2 है, इनको नहीं लेना क्योंकि इन पर डेटा नहीं है। अगर इन पे डेटा होता तो हम इनको भी लेते, ठीक है। तो हमने इस पे ले लिया 5 6 7, और इसका डेटा क्या था 1 0 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है इवन प्रायोरिटी को, ठीक है। तो इवन प्रायोरिटी जो आपकी क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। तो आपका डेटा आ गया 1 1 1, ये कितने 1 3 है। अगर आपको इसके इवन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे,
अब आपको दिया हुआ है 101 यानी कि इवन है, या पहले से इवन है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जीरो लगा देना, ठीक है। 101 पहले से इवन है, आपने बस जीरो लगा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब आपका क्या आ गया 100। अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे प्रायोरिटी की जगह पे 100 पे डाल देना है। पहले आपको P1 की जगह पे 1 डालना है, ये आपने डाल दिया। फिर आपको P2 की जगह पे 0 डालना है, आपने डाल दिया। P4 की जगह P3 की जगह पे 0 डालना है, ये आपने डाल दिया। ये आपका आ गया डेटा, ठीक है। तो ये हमिंग कोड से हमने क्या किया, इसे पहले हमें इसमें कोई भी पहले तो वो नहीं दिया हुआ था कि इसमें अंदर डेटा में एरर ढूंढो। इसमें आपको है ना बस इसमें नंबर ऑफ ये हमिंग कोड जनरेट करने थे 7 बिट का, ठीक है। सो अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और भी क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो पीछे से जल्दी जाओ, वीडियो को दोबारा देखो और एक बार खुद करने का ट्राई करो, बहुत इजी आराम से आ जाएगा। बस कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। पहले आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। फॉर्मूला याद करने के बाद बस आपको है ना बाइनरी लिखना आना चाहिए और आप कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 और 23 के पेपर में 2 मार्क्स में आया था बस, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसे अगर आपने समझ लिया ना तो आपका मतलब हमिंग कोड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ अ 7 बिट हमिंग कोड रिसीव्ड, अब आपको है ना हमिंग कोड दिया हुआ है, आपको उसके अंदर क्या करना है, एरर को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको हमिंग कोड दिया हुआ है 1110101, ठीक है। आपने क्या किया, इसे एक ब्लॉक के अंदर डाल लिया, ठीक है। आपने ब्लॉक के अंदर डाल लिया। अब आपको है ना सबसे पहले देखो इसके अंदर एरर कहाँ पे आ सकता है, एरर आएगा आपका प्रायोरिटी बिट के अंदर एरर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है प्रायोरिटी बिट की पोजीशन कहाँ पर होती है, P1 जैसे 7 बिट का कोड है तो 8 तक तो जाएगी नहीं, 4 तक ही रहेगी, क्योंकि 2 की पावर अगर 4 जाएंगे तो क्या कहाँ जाएगा, 8 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ तक रहेगी, 4 तक ही रहेगी, ठीक है। तो 2 की पावर 3 पे जाएंगे तो 8 पे जाएगा, ठीक है। तो 8 पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 2 की पावर 2 तक ही रहेगा, तो यहाँ पे 4 तक रहेगा। तो P1 P2 और P3 रहेगा। तो आपने यहाँ की पोजीशन निकाल ली और क्या किया, आपने देख लिया इस पर कौन कौन सी बिट है, इस पर 1 है और इस पर 0 है और इस पर 0 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना इन सबका बाइनरी लिख लेना। ये आपने सबका बाइनरी लिख लिया, फिर आपको बस वैसे ही चेक कर लेना जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ पर है ना प्रायोरिटी बिट में भी वो है डेटा है। पहले देखो यहाँ पर डेटा नहीं था तो हमने इसको नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर डेटा है 1 है, तो आपको क्या करना है, इसको भी लेना है। तो आपने यहाँ पे 1 भी लिया और यहाँ पे 3 में भी है तो 3 भी लिया, 5 भी लिया, 7 भी लिया। ऐसे ही आपने सारे डेटा को ले लिया। देखो देख लेना एक बार, 1 यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, बस आपको जहां जहां पर भी आ रहे हैं आपको ऐसे लिख लेना है और उनका फिर डेटा जो आ रहा है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 1 1, ये 4 बार आ रहा है तो पहले से इवन है, तो आपने यहाँ पे 0, देखो इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है इवन ऑड का, तो आप यहाँ पे इवन लेके चल सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 0 ले लिया और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपने इसे इवन बना लिया, 1 ले लिया। फिर आपने यहाँ पे 3 है, इवन बनाने के लिए 1 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आया 0 1 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे जब यहाँ पे 0 1 1 आता है तो आपको इसे लिख लेना है स्टार्टिंग, मतलब जैसे आप बाइनरी लिखते हो वैसे आपने 0 1 1 लिख लिया। तो 0 1 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, आएगा आपका 6, ठीक है। सो 0 1 1 आपका क्या होता है, 6 होता है। सो ये लिख लिया आपने 0 1 1 6। तो 0 1 1 6 यानी कि आपका जो 6th बिट है वहां पर आपका एरर आएगा। तो एरर जो भी आएगा आपका वहां पे यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख दिया यार, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो 0 1 1 आपने पीछे से लिखा है ना, तो 1 1 यहाँ पे क्योंकि 2 की पावर 2 4 आएगा और 2 की पावर 1 यानी कि 2 आएगा, तो 6 यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। तो 6 आ गया आपका। तो 6th बिट जो होगी आपकी वहां पर एरर होगा, तो आपका 6th बिट पर जो भी बिट है उसे चेंज कर देना, यानी कि 1 है तो उसे 0 कर देना, अगर 0 है तो उसे 1 कर देना। तो देखो यहाँ पे 1 था तो हमने क्या कर दिया, उसे 0 कर दिया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमिंग कोड का यही कॉन्सेप्ट था, यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप वैसा भी कर लेना, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये भी कर लोगे, ठीक है। बस क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप भी करके देखना, बस इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये जो आपकी प्रायोरिटी बिट है इनके बाइनरी लिख लेना और कहाँ कहाँ पर वो अगर डेटा है तो उसे उसको ले लेना, अगर डेटा नहीं है तो उसे मत लेना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सारे में डेटा है तो सबको लेना पड़ेगा, 1 3 5 यहाँ पे लिए और उनके अंदर कौन कौन से डेटा पड़े उनको यहाँ पे लिख लेना और इवन प्रायोरिटी से उसको चेक कर लेना। अगर नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो वहां पे 0 रहने देना, अगर नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है तो उसे 1 बना देना और इसे उल्टे करके लिख लेना। तो 6 आ रहा है
तो यहाँ पे मतलब कि 6th बिट पे क्या है आपका एरर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सो डेट द एरर वर्ड है कोड वर्ड हैज एरर, हाँ एरर है, हमने यहाँ पे शो कर दिया। ऑल्सो रेक्टिफाई एरर इन दिस कोड, तो यहाँ पे हमने इस कोड के अंदर एरर चेक करके उसे चेंज भी कर दिया। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फीड बेस्ड और एक होता है रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो फीड बेस्ड में क्या होता है, जो सेंडर होता है वो एक एक्नॉलेज में, जब वो सेंड करता है डेटा तो उसे एक एक्नॉलेज मिलता है किससे, रिसीवर से, ठीक है। और रेट बेस्ड में क्या होता है, वो बस आपका फ्लो को चेक कर रहा होता है, उसमें कोई भी उसे एक्नॉलेज नहीं मिल रहा होता, ठीक है। सो देखो फ्लो कंट्रोल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है और पेपर में भी यही पूछे जाते हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि स्टॉप वेट पे न्यूमेरिकल आता है, मैंने दोनों करा दिए, ठीक है। तो देखो फॉर नॉइसलेस चैनल और फॉर नॉइसी चैनल। नॉइसलेस चैनल में क्या होता है कि ये एज्यूम करके चलते हैं इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है। सो यानी कि नॉइसलेस, कोई भी नॉइस नहीं है, ठीक है। सो नॉइसी में क्या होगा, नॉइस होगी, ठीक है, यहाँ पे नॉइस आपका मेंशन होगा। तो सबसे पहले आपका सिंपल एक्स प्रोटोकॉल और आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और नॉइसी में स्टॉप एंड वेट ARQ और गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। तो AKTU 2022 और 23 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन एरर कंट्रोल, दो बार लिख दिया यहाँ पे, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन डेटा लिंक लेयर एंड गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, एक तो आपको एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल को मेंशन करना था, जो कि हमारे दो होते हैं, सिंपलेक्स एंड स्टॉप एंड वेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, और आपको क्या करना है, बस यहाँ पे इनकी जगह पे उनको लिख कर आना, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। फिर आता है आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स, ये हमारे दो होते हैं, एक होता है गो बैक एंड ARQ और एक होता है हमारा सिलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। तो ये आपको दोनों यहाँ पे मेंशन करने हैं, और ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये भी आपको लिख कर आना है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपलेक्स प्रोटोकॉल। सबसे सिंपल प्रोटोकॉल है एज नेम सजेस्ट, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट इज द मोस्ट बेसिक डेटा लिंक प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डेटा कैन ओनली बी सेंड इन अ सिंगल डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, डेटा सिर्फ सेंड होगा ना, कोई भी रिसीव नहीं होगा, उसके अंदर डेटा सिर्फ सेंड होगा। सो डेटा कैन ओनली, ये तो हो गया, द सेंडर और रिसीवर कैन जनरेट एन इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ डेटा। जब सेंड हो रहा है तो उसे कोई एक्नॉलेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, और उसके अंदर देखो टाइम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो भेजता जा रहा है डेटा, उसमें कोई भी वेट की सिचुएशन नहीं है ना। और एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, कीबोर्ड ट्रांसमिटिंग की स्ट्रोक टू द कंप्यूटर, है ना। कीबोर्ड आप उससे इन्फिनाइट टाइप कर सकते हो वर्ड्स, और वो बस टाइप करता रहेगा, उससे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा कि वो गलत है या सही है, या फिर उसे वो करेक्ट करे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर वेट आ रहा है, यानी कि ये वेट करेगा, है ना। सो इट इज अ फंडामेंटल डेटा लिंक प्रोटोकॉल वेयर सेंडर ट्रांसमिट अ फ्रेम एंड वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये एक क्या करेगा, एक फ्रेम को भेजेगा, यानी कि एक डेटा को भेजेगा और फिर रुकेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा फिर वो नेक्स्ट डेटा भेजेगा, ठीक है। तो इसका एक यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, सेंडर रिसीवर, सेंडर ने डेटा भेजा और रिसीवर ने एक्नॉलेज भेजा, सेंडर ने डेटा भेजा, रिसीवर ने एक्नॉलेज भेजा। तो इसमें क्या होता है ना, वेटिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यार देखो मिलियंस ऑफ पैकेट्स होंगे डेटा के, जब वो ऐसे ही एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा वेट भी अगर वो करेगा तो बहुत सारा वेट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़े मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसका एक डिसएडवांटेज है, आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। सो टाइम कंज्यूमिंग है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, इस पे ना मतलब एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, उसे देख लेते हैं। 2018 और 19 में आया था, क्योंकि 19 और 20 और 21 में तो हमारे कोरोना था, तो उसमें एक बार तो पेपर नहीं हुए थे और एक बार आपके ऑप्शनल टाइप मतलब क्वेश्चन आए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, तो उसका पेपर नहीं कराया हमने 18-19 का ले लिया। उसमें ना 10 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा था, बस फॉर्मूला रखना है और न्यूमेरिकल आपका आराम से हो जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। सो आ चैनल हैज अ बिट रेट ऑफ 20 kbps, यानी कि ये आपको बैंडविड्थ दे दी, आपने यहाँ पे बैंडविड्थ लिख भी ली, ठीक है। द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल विद द फ्रेम साइज, फ्रेम का साइज दे दिया 4500 बिट, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इज एक्नॉलेज रिसीवर, यानी कि रिसीवर का कुछ वेटिंग टाइम है, यहाँ पे 0.25 सेकेंड्स का वेटिंग टाइम है बिकॉज ऑफ फॉल्ट की वजह से। फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द चैनल इफ द डेस्टिनेशन इज
30,000 किलोमीटर, यानी कि ये क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, और इसकी हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम इफिशियंसी को फाइंड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, एंड द स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द सिग्नल इज 2.8 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ड्यू टू द फॉल्ट, ठीक है। दो चीजें हमें पूछी है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। मैक्सिमम एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला होता है 1/1 + 2a, ठीक है। a का मतलब होता है प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। प्रोपोगेशन टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड, जो कि हमें सब कुछ गिवन है। डिस्टेंस हमारी 30,000 किलोमीटर है, तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और हमारा प्रोपोगेशन स्पीड है 2.8 into 10 की पावर 8, और इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.1। देखो मैं यहाँ पे आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, 0.1071 आएगा, और आपके पास तो कैलकुलेटर भी अलाउड होता है हमें, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, सब कुछ गिवन है। मैसेज साइज हमारा कितना है, 4500, और बैंडविड्थ हमारी क्या है, 20 into 10 की पावर 3। सो इसका आ गया 0.225, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ए को निकाल लिया, ए को हम निकाल सकते हैं प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ये आएगा हमारा 0.47, ठीक है। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम इफिशियंसी, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले में बस ये रखी वैल्यू, और हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी इतनी आ गई, हमने 100 से मल्टीप्लाई करके इसे परसेंटेज में लिख लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम फॉल्ट की वजह से इफिशियंसी जो आई है उसे हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको फॉल्ट गिवन है, देखो अगर आपको कोई भी ऐसे फॉल्ट वगैरह गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम इफिशियंसी निकालो और आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉल्ट गिवन है, यानी कि फॉल्ट का जो टाइम है वो गिवन है 0.25 जैसे सेकंड यहाँ पर गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आप कभी भी अगर आपको फॉल्ट के साथ आपको टाइम गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मैक्सिमम इफिशियंसी तो यहाँ पे पूछी थी तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन फॉल्ट की वजह से जो इफिशियंसी आई है वो कितनी आएगी, 1/1 + 2a + 0.5, यानी कि यहाँ पे जो आपका डिले टाइम होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। सो ये सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, और इसका जो आंसर आया वो आया 0.326, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करके हमने किसमें लिख लिया, परसेंटेज में लिख लिया। अब हमसे क्या पूछा, डिक्रीज इन इफिशियंसी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डिक्रीज पूछा है, एक तो हमारी मैक्सिमम आ गई और जो एक हमारी फॉल्ट की वजह से आई, ठीक है। तो इसके अंदर से हम डिक्रीज कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम माइनस फॉल्ट इफिशियंसी अपॉन मैक्सिमम इफिशियंसी इनटू 100, ठीक है। तो ये सारे हम वैल्यू रख देंगे, तो रख ही लोगे, तो आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। AGTU 2018 और 19 में 10 मार्क्स में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया। अब हमारा 2021 और 22 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जब हमारी इफिशियंसी 50% होगी, ठीक है। तो जब हमारी 50% होगी तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको ए की जगह पे प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम आ गया, और एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है बस, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ आ गई, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 को हमने यहाँ पहुंचा दिया, 2 - 1 1 हो गया, और 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम इधर चली जाएगा तो 2 प्रोपोगेशन मतलब ट्रांसमिशन टाइम है ना हमारा, वो इक्वल हो जाएगा डबल ऑफ प्रोपोगेशन टाइम के, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ये जो हमारी डेरिवेशन थी 10 नंबर में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जब अगर आपको ऐसे शॉर्ट में डेरिवेशन दी होती है तो आपको है ना ऐसे अच्छे से मैक्सिमम इफिशियंसी ऐसे मेंशन करना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको प्रोपोगेशन टाइम का भी आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है वो भी आपको मेंशन करके आना है, ट्रांसमिशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो भी मेंशन करके आना है, थोड़ा सा बड़ा रखे ऐसे मेंशन करके आना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने छोटे में कर दिया है और इतना ही मतलब आंसर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो यही क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं फॉर्मूले में से जो भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा इन्हीं फॉर्मूले में से बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारे एलिमेंट्री डेटा लिंक वाले तो हो गए, ठीक है। ये दो थे जो सिंप्लेक्स और हमारा स्टॉप एंड वेट थे, ये दोनों आपको पहले मेंशन करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फिर स्लाइडिंग विंडो के प्रोटोकॉल्स को मेंशन करना है। स्लाइडिंग विंडो के प्रोटोकॉल हमारे दो होते हैं, एक तो होता है गो बैक एंड ARQ, एक होता है हमारा सिलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है क्या। इट इज अ टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग ट्रांसमिटेड मल्टीपल डेटा पैकेट बिटवीन टू नेटवर्क
कंप्यूटर। इसके अंदर क्या है, और सब में पहले क्या हो रहा था, एक एक डेटा सेंड हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा एक से ज्यादा, यानी कि मल्टीपल डेटा पैकेट्स हमारे एक साथ ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए। कैसे ये कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ईच डेटा पैकेट्स इंक्लूड अ यूनिक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस नंबर। अब एक से ज्यादा सेंड हो रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, यूनिक कॉन्जिक्यूटिव एक नंबर होता है, ठीक है, यूनिक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस नंबर होता है, यूसीएस नंबर होता है, ठीक है। तो विच इज यूज्ड बाय रिसीवर टू प्लेस डेटा इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अवॉइड डुप्लीकेट डेटा एंड टू रिक्वायर मिसिंग डेटा। ठीक है, इससे क्या होगा कि डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा, क्योंकि यूनिक आपके पास सीक्वेंस नंबर होगा, तो अगर वही यूनिक नंबर रह ही नहीं जाएगा अगर एक और बार आ गया तो वो। और अगर कोई भी डेटा मिसिंग है, यानी कि जैसे कि यूनिक नंबर के अंदर 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, ठीक है, तो 5 हमारा क्या है, मिसिंग है, तो वहां पे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये हमारा मिसिंग डेटा है। ठीक है, तो इससे काफी इजी हो जाता है ट्रांसमिशन, ठीक है, मल्टीपल डेटा पैकेट्स का। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पिगी बैकिंग। ठीक है, पिगी बैकिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। 2022 और 23 में 2 मार्क्स में पूछ लिया था पिगी बैकिंग होती क्या है। इंस्टेंस ऑफ सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, इसके अंदर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम अलग से सेंड नहीं किया जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट डेटा होगा उसके जो हेड पार्ट होगा उसके अंदर एक आप एक्नॉलेजमेंट फील्ड नाम से मतलब उसके अंदर ऐड कर दोगे, जिससे कि एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं पिगी बैकिंग टेक्निक। ठीक है, सो इफ देयर इज एन outgoing data frame in a next short interval attach the acknowledgement to it। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो पिगी बैकिंग का मतलब ये होता है कि आप अलग से एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नहीं भेजोगे, और क्या करोगे, जो आपका नेक्स्ट फ्रेम जाने वाला है उसके अंदर एक उसके हेड पार्ट में एक एक्नॉलेजमेंट को ऐड कर दोगे। ठीक है, उसी के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारा AG2 में 2000 ये तो हो गया, सॉरी, पिगी बैकिंग। नेक्स्ट हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब आपको ये गो बैक और ये समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे पास ये फ्रेम साइज है 8, ठीक है, फ्रेम साइज 8 है, 0 1 2 3 7 तक है, और इसका विंडो साइज होता है हमारा 3, यानी कि एक साथ इतने डेटा पैकेट सेंड होंगे। तो इसका 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पार्ट बनेगा वो ये बनेगा 0 1 2। ठीक है, तो ये बन गया 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 एक साथ सेंड होंगे, ये सेंड हुए। ठीक है, अब पहले क्या होगा, 0 का एक्नॉलेजमेंट आएगा, जैसे 0 का एक्नॉलेजमेंट आएगा 0 हट जाएगा इस वाली रेस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और अलग साइज बन जाएगा 1 2 3 का। ठीक है, तो जैसे 3 आया तो यहाँ पे जैसे 0 का आएगा ना, तो 3 यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ने ट्रांसमिट किया, अब क्या होगा, अब 1 करेगा, 1 ने एक्नॉलेजमेंट किया तो क्या होगा, 1 भी हट जाएगा और आगे 4 भी ऐड हो जाएगा। जैसे ही 4 ऐड होगा तो 4 भी सेंड करेगा डेटा, ऐसे ही सेंड करेंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं ऐसे, मतलब इसके अंदर विंडो और स्लाइडिंग विंडो के अंदर ऐसे डेटा को सेंड होगा। जैसे 2 आएगा तो यहाँ पे ये 5 का आ जाएगा, तो 5 करेगा ट्रांसमिट। ठीक है, ऐसे ही आगे जब ये हो गए तो इससे नॉलेज आएगा, फिर आगे चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये मतलब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आए तो आप ये पूरा आराम से लेकर आ सकते हो, और ये भी इसके अंदर एड ऑन करके आ सकते हो। गो बैक एंड ARQ, ये क्या होता है, गो बैक एंड ARQ मतलब गो बैक, नाम से पता चल रहा होगा, अगर कोई भी मिस होता है तो वो गो बैक वापस जाएगा। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ की फुल फॉर्म ये है। ठीक है, सो इफ वन फ्रेम इज करप्टेड देन ऑल फ्रेम्स हैव टू बी सेंड अगेन। ठीक है, अगर कोई भी एक फ्रेम आपका करप्टेड होगा तो जितना विंडो साइज एज रिस्पेक्ट विंडो साइज, ठीक है, मतलब सारे नहीं, जितनी आपकी विंडो साइज होगी, मतलब जितने आपकी विंडो में होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका एक जा रहा है, ठीक है, तो आपके एक पे विंडो का साइज क्या हो गया था, ठीक है, तो ये हो गया था। ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 सारे वापिस जाएंगे, चाहे वो 2 मिल गया हो या 3 मिल गया हो। 1 नहीं मिला तो आपको तीनों वापिस भेजने पड़ेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ फ्रेम सेंड डिपेंड ऑन विंडो साइज। यार मैंने तो ये पहले यहाँ पे लिख दिया ना, वही बात है। सो द साइज ऑफ द सेंडर विंडो इज n, जो हमारे सेंडर का विंडो होगा उसका साइज n होगा। ठीक है, एंड द रिसीवर विंडो साइज इज ऑलवेज 1, और लेकिन जो रिसीवर होगा वो एक साथ सिर्फ एक ही डेटा भेज सकता है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी ये वो है, ठीक है, कि रिसीवर का जो साइज होगा वो हमारा n होगा, n हो सकता है, लेकिन जो हमारा जो सेंडर का जो साइज होगा विंडो का वो
n हो सकता है, लेकिन जो रिसीवर का विंडो का साइज होगा वो सिर्फ 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा या फिर कम नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेंडर है, यहाँ पे हमारा रिसीवर है। यहाँ पे हमने 0 को मतलब हमने यहाँ पे विंडो साइज कितना रखा, 3 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये बना होगा 0 1 और 2, 0 1 2 एक साथ गए, 0 1 2 एक साथ गए। ठीक है, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट किया किसने, 0 ने। तो 0 ने जैसे किया तो 0 हो गया यहाँ पे, तो 1 2 3 का बन गया होगा, तो 3 आ गया, तो 3 ने वापस पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 एक्नॉलेजमेंट कर रहा था तो उसका क्या हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, लॉस्ट हो गया डेटा। तो क्या होगा, ये डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाउ सेंडर हैव टू सेंड द 1 2 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 तो एक्नॉलेजमेंट हो गया था, यहाँ पे विंडो आगे बढ़ के क्या हो गई थी, 1 2 3 हो गई थी। तो 1 2 3 को वापस भेजना पड़ेगा अगेन टू रिसीवर। ठीक है, तो बल्कि देखो आपको पता है यहाँ पे 1 हमारा एक बार जा चुका है और 2 भी आपका यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, तो आप और 3 भी जा चुका है, तो यहाँ पे आपको वापस भेजने पड़ेंगे 1 2 3 जब ये आपका डेटा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिव रिपीट ARQ। ये आपको समझ में आ गया था। इसके अंदर बस ये प्रॉब्लम है कि मतलब जब आपका करप्ट हो जाता है डेटा, तो आपको जितनी विंडो के अंदर है बिट्स, उन सबको वापस सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिव रिपीट ARQ। सिलेक्टिव नाम से पता चला है, जो कि सिलेक्ट होगा वही डेटा वापस आएगा। ऑटोमेटिक रिपीट ARQ रिक्वेस्ट इन दिस ओनली द फ्रेम इज सेंड अगेन विच इज लॉस्ट। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने आपको बता दिया सिलेक्टिव से ही कि आपका जो फ्रेम आपका लॉस्ट होगा वही आपका वापस जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ सेंडर विंडो इक्वल टू साइज ऑफ रिसीवर विंडो। इसके जैसे कि इसके अंदर n और 1 था ना, इसके अंदर जो साइज होगा रिसीवर विंडो का वही साइज होगा सेंडर विंडो का। ठीक है, साइज ऑफ स्लाइडिंग विंडो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसके अंदर एक कंडीशन है कि आपका जो साइज होगा विंडो का वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, when receiver receives corrupt message it send a negative acknowledgement। जैसे ही रिसीवर को एक करप्ट मैसेज मिलेगा तो वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और उससे ना वो पता चल जाएगा कि कौन से डेटा के अंदर आपका करप्ट हुआ है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ये बना लिया फ्रेम और इसके अंदर विंडो साइज ले लिया 3। तो यहाँ पे बना 0 1 2 का फ्रेम। ठीक है, विंडो बना विंडो। तो यहाँ पे हमने 0 1 2 को एक साथ भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 1 2 को एक साथ भेज दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, 0 ने एक्नॉलेजमेंट किया 3 को। ठीक है, 0 ने एक्नॉलेजमेंट किया 3 को, 3 पहुंच गया। फिर 1 ने एक्नॉलेजमेंट किया, तो 1 जैसे ही एक्नॉलेजमेंट कर रहा था तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस्ट हो गया डेटा और यहाँ पे इसने क्या भेज दिया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। जैसे इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा 1 का, तो यहाँ पे 1 क्या हुआ, वापस सेंड हो गया। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पे 2 का आया होगा तो यहाँ पे 2 आया। ठीक है, सो जब 2 आया होगा तो यहाँ पे ये आगे बढ़ गया होगा, तो ये आगे वाली विंडो की जगह पे 1 सेंड हो रहा है। ठीक है, 1 हमारा रीसेंड हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया हुआ है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सिर्फ 1 हो रहा है और कोई सेंड नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा डेटा मल्टीपल को सेंड करना एक साथ। ठीक है, सो ये था हमारा सिलेक्टिव रिपीट ARQ। तो यहाँ पे हमारा फ्लो कंट्रोल भी कंप्लीट होता है। हमिंग कोड करा हमने इसके अंदर और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और हमने फ्लो कंट्रोल के सारे प्रोटोकॉल्स देखे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।